आज की हमारी बातचीत ओशो की एक गहरी कृति करेज द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली के सारांश पर आधारित है। ये किताब हमें सिखाती है कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ते जाना है। ये एक बहुत जरूरी विचार है, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो बहादुर लोग होते हैं उन्हें शायद डर नहीं लगता होगा। हाँ बिल्कुल। पर सच तो ये है कि डर एक बहुत ही स्वाभाविक, एक मानवीय भावना है। वो तो हमें खतरे से बचाता है। तो सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, नहीं, सवाल ये है कि डर के होते हुए हम क्या करते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसके साथ ये सारांश शुरू होता है। जी हम सभी सुरक्षित रहना इतना क्यों चाहते हैं? मतलब एक सुरक्षित नौकरी, एक सुरक्षित घर। हाँ, यहाँ तक कि प्रेडिक्टेबल, मतलब जाने पहचाने रिश्ते भी। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि सुरक्षा में एक आराम है, एक जाना पहचानापन है। हमें पता होता है कि कल क्या होने वाला है। अच्छा। कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, मानसिक शांति देता है। लेकिन ओशो इसी शांति पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं, आप असल में जीना बंद कर देते हैं। हाँ, उनके अनुसार सुरक्षा कब्र का दूसरा नाम है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका गहरा मतलब यह है कि जीवन का स्वभाव ही बदलाव है, बढ़ना है, खिलना है, और ये सब हमेशा अनिश्चितता में होता है। एक बीज को भी नहीं पता होता कि वो पेड़ बन पाएगा या नहीं, लेकिन वो मिट्टी के अंधेरे में जाने का जोखिम लेता है। सही बात है। जब हम हर चीज को सुरक्षित कर लेते हैं तो हम बढ़ने की, उस खिलने की संभावना को ही खत्म कर देते हैं। जीवन देखिए, एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, वो एक बहती हुई नदी है। और सुरक्षा उस नदी को रोक देती है। हाँ, उसे तालाब बना देती है। तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली जिंदगी किसी सुरक्षित किनारे पर नहीं, बल्कि लहरों के बीच खतरों से खेलने में कैसे है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सारांश का पहला अध्याय कहता है, ओशो कहते हैं कि कायर वो नहीं है जिसे डर लगता है, क्योंकि डर तो प्राकृतिक है। कायर वो है जो डर के कारण रुक जाता है, और साहसी वो है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है। ये परिभाषा ही साहस के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देती है। कैसे? इसका मतलब है कि डर महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। ये तो एक संकेत है, एक सिग्नल है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, अपने आराम के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। असली परीक्षा तो उस डर के आने के बाद शुरू होती है। जैसे मान लीजिए किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है। डर लगना स्वाभाविक है। कायरता ये होगी कि वो डर के मारे कभी मंच पर जाई नहीं। और साहस? साहस ये होगा कि कांपते हुए हाथों और तेज धड़कन के साथ भी वो मंच पर जाए और अपनी बात कहे। आगे कहा गया है कि आज के समय में हम डर को दबाने के लिए दवाइयों और मनोरंजन का सहारा लेते हैं। ओशो हमें सिखाते हैं कि डर को दबाएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। ये बहुत गहरी बात है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो और हम उस पर एक बांध बनाने की कोशिश करें। ठीक है। हम उसे कुछ देर तो रोक लेंगे, लेकिन पीछे पानी इकट्ठा होता रहेगा, उसका दबाव बढ़ता जाएगा, और एक दिन वो बांध को और ज्यादा ताकत से तोड़कर बाहर आएगा। डर भी एक ऊर्जा की तरह है, एक एनर्जी। हाँ, एक एनर्जी। जब हम उसे दबाते हैं, चाहे काम में व्यस्त होकर या मनोरंजन में खोकर, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और फिर चिंता, घबराहट या पैनिक अटैक के रूप में बाहर आता है। तो स्वीकार करने का मतलब क्या है? स्वीकार करने का मतलब है उस ऊर्जा को महसूस करना, उसे देखना, उसे बहने देना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज के दौर में इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हमारा दिमाग वाकई इस तरह काम करता है? बिल्कुल। सारांश में एक बहुत ही प्रासंगिक शोध का जिक्र है। 2016 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने डर को उत्साह या एक्साइटमेंट के रूप में देखना सीखा, उन्होंने मुश्किल कामों में 20% बेहतर प्रदर्शन किया। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं इस चुनौती के लिए उत्साहित हूँ। मतलब सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से इतना बड़ा फर्क आ सकता है? हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ, तो हमारा दिमाग खतरे वाले मोड में चला जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं उत्साहित हूँ, तो दिमाग उसे एक मौके की तरह देखता है। अच्छा। और हमारी सारी ऊर्जा उस काम को बेहतर करने में लग जाती है। डर की वही ऊर्जा जो हमें रोक सकती थी,
अब हमें आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। अब हमें आगे बढ़ाने की शक्ति बन जाती है। ये डर को स्वीकार करके उसे सही दिशा देना ही है। तो डर को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन ओशो उस आराम के दायरे के बारे में क्या कहते हैं जिसे छोड़ने में ही हमें सबसे ज्यादा डर लगता है? वो जो हमारा जाना पहचाना रास्ता है। यहीं पर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का विचार आता है। हाँ। सारांश कहता है, हम हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां पहले से रोशनी हो, क्योंकि वो सुरक्षित लगता है। बिल्कुल। यह भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अकेले चलना साहस का काम है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? ज्ञात और अज्ञात का क्या मतलब है यहाँ? ज्ञात यानी वो सब कुछ जो हम पहले से जानते हैं, हमारा अतीत, हमारी आदतें, हमारा आराम का दायरा, कंफर्ट जोन। हाँ, कंफर्ट जोन। और अज्ञात यानी भविष्य, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। भीड़ हमेशा जाने पहचाने रास्ते पर चलती है ना? क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं लगता। लेकिन जो इंसान कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया बनना चाहता है, उसे अकेले उस रास्ते पर चलने का साहस दिखाना पड़ता है, जहां आगे क्या होगा पता नहीं। सारांश में इसे आज के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग से भी जोड़ा गया है। हाँ। जहां मशीनें सब कुछ का अनुमान लगा सकती हैं, वहां अज्ञात में उतरने की क्षमता ही शायद इंसान को खास बनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मशीनें पुराने डेटा के आधार पर काम करती हैं, मतलब ज्ञात के आधार पर। सही है। लेकिन रचनात्मकता, कोई नई खोज, कोई नया आविष्कार, ये सब हमेशा अज्ञात में छलांग लगाने से ही होता है। अच्छा। एक कलाकार जब कैनवस पर पहला रंग लगाता है तो उसे ठीक ठीक नहीं पता होता कि आखिर में तस्वीर कैसी बनेगी। वो उस प्रक्रिया में खुद को खो देता है। यही अज्ञात में उतरना है। और वहीं से कुछ मौलिक पैदा होता है। बिल्कुल। क्या इसका हमारे दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है जब हम इस तरह की अनिश्चितता का सामना करते हैं? हाँ, और ये बहुत सकारात्मक असर है। 2019 में येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब हम अनिश्चित स्थितियों में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क लर्निंग मोड में चला जाता है। लर्निंग मोड? हाँ, उस समय नए न्यूरॉन्स यानी दिमाग की नई कोशिकाएं ज्यादा तेजी से बनती हैं। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो जब हम सुरक्षित और जाने पहचाने माहौल में रहते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से सुस्त पड़ जाता है। रोज एक ही काम एक ही तरह से करना। बिल्कुल। जबकि चुनौतियां और अनिश्चितता हमारे दिमागी विकास के लिए एक टॉनिक की तरह है। असुरक्षा ही हमें सिखाती है। तो ये जो विकास होता है, ये जो हम अज्ञात में जाके सीखते हैं, हाँ, ये उस ज्ञान से कैसे अलग है जो हम किताबों से या स्कूल से सीखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें अगले बिंदु पर ले जाता है। किताब में बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, हाँ, इंटेलेक्ट, और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के बीच एक गहरा अंतर बताया गया है। क्या अंतर है? ओशो कहते हैं कि बुद्धि वो है जो हमने दूसरों से सीखा है। ये उधार लिया गया ज्ञान है। जैसे स्कूल में सीखी गई बातें या किताबों से पढ़ी हुई जानकारी। बिल्कुल। ये जानकारी है, तथ्य है, ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, हमारी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। ये बहुत उपयोगी है, लेकिन ये हमारा अपना अनुभव नहीं है। हमने इसे बाहर से लिया है। हाँ, ये हमारे अंदर से पैदा नहीं हुई। तो फिर बुद्धिमत्ता क्या है? सारांश कहता है, बुद्धिमत्ता वो है जो हमारे अपने साहस से पैदा होती है। बुद्धि पुरानी और सुरक्षित है। बुद्धिमत्ता नई और खतरनाक है क्योंकि वो गलतियां करने की अनुमति देती है। मतलब जब हम खुद कुछ करने का साहस करते हैं, भले ही उसमें गलती हो जाए, तो उस अनुभव से जो समझ पैदा होती है वही असली बुद्धिमत्ता है। अच्छा। साइकिल चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है ना, उसके लिए गिरना पड़ता है। वो गिरने का साहस और उस गिरने से मिली सीख ही बुद्धिमत्ता को जन्म देती है। इसी से जुड़ा ओशो का एक कथन है, गलतियां करने से डरो मत, बस एक ही गलती को बार बार मत दोहराओ। इसका अर्थ है कि हर गलती एक सीखने का मौका है, एक सीढ़ी है। साहसी व्यक्ति गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर अगली सीढ़ी पर कदम रखता है। और कायर व्यक्ति वो गलती करने के डर से पहली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करता और वहीं खड़ा रह जाता है। और फिर से वही सवाल, क्या आधुनिक विज्ञान इस बारे में कुछ कहता है? जोखिम लेने और हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के बीच क्या कोई संबंध है? हाँ, एक सीधा संबंध है। 2023 के एक अध्ययन का उल्लेख है जिसके अनुसार जो लोग जोखिम लेने और नई गलतियां करने का साहस दिखाते हैं, उनके मस्तिष्क का क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ, जब हम सुरक्षित रास्ते पर चलते हैं तो हम बस पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन जब हम अज्ञात में उतरते हैं तो हमें नई समस्याओं के नए समाधान खोजने पड़ते हैं। और यहीं से हमारी असली रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का विकास होता है। बिल्कुल सही। तो असली ज्ञान जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अनुभव से गुजरने का साहस है। हमारी बुद्धिमत्ता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से कि गिरने के बाद हम कितनी जल्दी कुछ सीख कर उठते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। यही असली बुद्धिमत्ता है। यह गलतियों से डरने की बात। ऐसा लगता है कि हमारी पूरी आधुनिक दुनिया इसी डर को खत्म करने के लिए बनाई गई है। हाँ। हमारे पास हर चीज का बीमा है, घरों में अलार्म है, हर तरह की सुरक्षा के साधन है। और यहीं पर ओशो एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। अगला अध्याय इसी पर है। क्या इतनी सुरक्षा के बाद हम वास्तव में खुश हैं? क्या हम ज्यादा जिंदा दिल महसूस करते हैं? उनका कहना है कि यह सुरक्षा हमें नीरस मतलब डल बना देती है। हाँ। उन्होंने जंगली जानवर और पालतू जानवर का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया है। जी। जंगली जानवर की आंखों में एक चमक होती है, एक सतर्कता होती है, क्योंकि उसके जीवन में हर पल खतरा है, चुनौती है। उसे अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जबकि पालतू जानवर को देखिए, वो सुरक्षित है, उसे समय पर खाना मिलता है, रहने की एक आरामदायक जगह है। लेकिन उसकी आंखों से वो चमक, वो जंगलीपन खो गया है। सारांश कहता है कि मनुष्य भी आज एक पालतू जानवर की तरह होता जा रहा है। ये एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी अपनी सेफ्टी के बदले अपनी जिंदादिली तो नहीं खो रहे। तो हम आराम तो चाहते हैं, लेकिन उस आराम की कीमत हम अपना साहस और जीवन की चमक खोकर चुका रहे हैं। हाँ, जीवन का रोमांच चुनौतियों में है, संघर्ष में है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो जीवन बेस्वाद लगने लगता है। और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं। 2024-25 का एक डेटा दिखाता है कि जिन देशों में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, उन देशों में एंग्जाइटी और खालीपन की दर विकासशील देशों से 15% ज्यादा है। ये तो चौंकाने वाली बात है। जहां ज्यादा सुरक्षा है, वहां लोग ज्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब जीवन से बाहरी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, तो इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों? उसे लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ओशो का खतरनाक जीने का संदेश इसी मनोवैज्ञानिक खालीपन का इलाज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चलती ट्रेन के आगे कूद जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम चुनौतियों से भागे नहीं, उनका स्वागत करें, नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिलें, अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे धकेलें। तो अगर हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश और पूरी तरह सुरक्षित रहने की चाह हमें खालीपन की ओर ले जाती है, तो इसका समाधान क्या है? ये हमें किताब के आखिरी और शायद सबसे गहरे विचार की ओर ले जाता है। हाँ, जो कि एक तरह का विरोधाभास लगता है। ओशो सबसे बड़े साहस की बात करते हैं, समर्पण यानी सरेंडर करने का साहस। यह सोचना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, यह एक अहंकार है। ये समर्पण वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है। आमतौर पर तो हमें सिखाया जाता है कि कोशिश करते रहो, हार मत मानो। हाँ। तो नियंत्रण छोड़ देना और हार मान लेना, इसमें क्या फर्क है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समर्पण का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है यह भरोसा करना कि जीवन या यह पूरा अस्तित्व हमसे कहीं ज्यादा बड़ा और बुद्धिमान है और हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे एक अच्छा तैराक नदी के बहाव के साथ तैरता है, उसके खिलाफ लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। समर्पण का मतलब है जीवन के बहाव पर भरोसा करना। सारांश में इसके लिए एक बीज का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जी। जैसे बीज खुद को मिट्टी में मिटाने का, खो जाने का साहस करता है, तभी वो विशाल पेड़ बन पाता है। बिल्कुल। अगर बीज अपनी सुरक्षा के लिए खुद को होल में बंद रखे, तो वो हमेशा बीज ही रह जाएगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह हमें भी अपने पुराने अहम को, इस विचार को कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, उसे मिटाने का साहस करना होगा, ताकि हमारा नया और बेहतर रूप सामने आ सके। जब हम नियंत्रण की जिद छोड़ देते हैं, तभी जीवन हमें सही दिशा में ले जा पाता है। हम अक्सर अपनी छोटी सी बुद्धि से जो योजना बनाते हैं, अस्तित्व की योजना उससे कहीं बेहतर हो सकती है। क्या इस जाने देने या भरोसा करने का हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई असर होता है? निश्चित रूप से।
2021 की एक UCLA रिसर्च के अनुसार जो लोग ट्रस्ट और लेटिंग गो मतलब जाने देना का अभ्यास करते हैं, हाँ, उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन हमें शांत महसूस कराता है, जुड़ाव महसूस कराता है और हमारे तनाव को कम करता है। अच्छा, तो वैज्ञानिक रूप से भी समर्पण करना हमारे शरीर और मन को सबसे गहरा आराम देता है। ये हर समय सब कुछ संभालने की चिंता से मुक्ति है। इस पूरी बातचीत के बाद सारांश लिखने वाले ने अपनी कुछ निजी सीख भी साझा की हैं। उन्होंने सीखा कि डर दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, आप विकास के रास्ते पर हैं। और ये भी कि जिस दिन हम सुरक्षा की मांग छोड़ देते हैं, उसी दिन पूरा ब्रह्मांड हमारा घर बन जाता है। ये बहुत सुंदर विचार है। हाँ, बहुत गहरा। जब तक हम एक सुरक्षित कोने की तलाश में रहते हैं, हम हर नई जगह पर पराया और असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हर जगह, हर परिस्थिति अपनी लगने लगती है। डर खत्म हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंदगी को एक समस्या की तरह नहीं जिसे सुलझाना है, हाँ, बल्कि एक साहसपूर्ण यात्रा यानी एडवेंचर की तरह जीना चाहिए, जिसके रहस्य को अनुभव करना है। ये किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बोरियत से परेशान है, जिन्हें लगता है कि जीवन में कोई रोमांच नहीं बचा या जो कोई नया काम शुरू करने से डर रहे हैं। ये एक तरह का धक्का है। हाँ, जो हमें हमारे आरामदायक लेकिन नीरस दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अंत में एक सवाल छोड़ा गया है हम सब के लिए जी, कि आप आज ही सुरक्षा का एक छोटा सा घेरा तोड़कर अज्ञात में कदम रखने का साहस करेंगे? और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सच में इस पर विचार करने के लिए है। बिल्कुल। शायद वो छोटा सा कदम किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना हो, या ऑफिस से घर जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना हो, या अपने किसी पुरानी आदत को बदलने की एक छोटी सी कोशिश हो। हाँ, साहस बड़े कामों में ही नहीं, इन छोटे छोटे कदमों में भी है। ओशो के ये विचार सच में हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस शांत और गहरी बातचीत से आपको साहस के एक नए पहलू को समझने में मदद मिली होगी। पॉकेट बुक जोन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।